रानीखेत के इर्द गिर्द बसे हुए गांव में से एक गांव बिथरा के नाम से। बिथरा में खूबसूरत आगाज़ हुआ है सुबह का। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों पे से होते हुए, इन खेतों में से होते हुए अब पहुंच रही हैं घरों के अंदर। लोगों को सुबह का नया पैगाम देते हुए, नई सुबह का खुशनुमा अंदाज देते हुए ये किरणें बता रही हैं कि फिर से अब तैयार हो जाओ अपने दिन की उसी मुशक्क़त में, दिन के उसी कामों में जो रोज़ की रूटीन होती है। इन्हीं चंद किरणों में से एक किरण यहाँ के ज़मींदार आदर्श बाबू के ऊपर भी आती है। आदर्श बाबू जो कि इस इलाके में बिथरा गांव में एक अच्छे खासे ज़मींदार हैं और इनके यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के बागात हैं, फलों के बागात हैं, कुछ यहाँ पे इनकी दीगर फसल भी उगती है, थोड़े से खेत खलियान भी हैं। इन्हीं के साथ ये एक अच्छा खासा गुजारा कर रहे होते हैं। अपने गांव में एक अच्छे ज़मींदार समझे जाते हैं और अपनी ज़मीनों पे काम करने वालों का खूब अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। इनकी खेती और बागात अच्छे खासे रकबे पे फैले होते हैं और इनका एक अच्छा बेहतरीन निज़ाम चल रहा होता है। आदर्श बाबू सुबह उठते हैं तो बस अब तैयारी होती है दिन के कामों की। सुबह नाश्ता करके, चाय पानी का एहतमाम करके अब आदर्श बाबू चल पड़ते हैं रूटीन के मुताबिक अपने खेतों की ओर, अपने बागात की ओर, ताकि दिन का शुरुआत की जाए और अपने मुलाजमीन के साथ दिन के मुख्तलिफ़ काम किए जाएं। इनके सेवकों में से एक सेवक जो कि बहुत पुराना बचपन ही से इनके पास है, बल्कि इनके जो पूर्वज हैं उनके पास से जो इनका सेवक है, ये ख़ास सेवक गुरुनाथ, इसके पूर्वज भी इन्हीं के पास ही काम करते थे। तो ये जब जा रहे होते हैं अभी अपने फलों के बागात की तरफ, तो गुरुनाथ भी वहीं से दौड़ता हुआ, भागता हुआ अपने काम के लिए यहाँ पे आ रहा होता है और बीच में इनकी मुलाकात भी हो जाती है। सुबह का प्रणाम करते हुए गुरुनाथ इनको मिलता है और बस अब दिन के काम शुरू हो जाते हैं। खेत में जाते हैं, वहाँ के काम देखते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किसान काम कर रहे होते हैं। बागात में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ इनके जो दूसरे किसान होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो ये जो एक ख़ूबसूरत रूटीन होती है दिन की, आदर्श बाबू की और गुरुनाथ की, जो उनके हर वक्त साथ साथ होता है, ये शुरू हो जाती है और दिन के काम मुकम्मल होने शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी इन सब की गुजर रही होती है, क्योंकि आदर्श बाबू एक बेहतरीन ज़मींदार होते हैं, अपने मुलाज़मों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, अपने किसानों का अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसीलिए जितने भी इनके किसान होते हैं, इनके मुलाजिम होते हैं, गुरुनाथ और बाकी सब, वो भी दिल लगा के काम करते हैं और इनको बिल्कुल अपने बाप का दर्जा देते हैं, जो कि बनता भी है कि इतना अच्छा मालिक हो तो मुलाजिम भी उतने ही अच्छे तरीके से, वफ़ादारी से, ईमानदारी से काम करते हैं। अब दोपहर का समय हो चला है और आ गए हैं आदर्श बाबू अपने उसी घर में और आंगन में बैठ के बस अब दोपहर के खाने का इंतज़ार है। दोपहर के खाने के साथ साथ इंतज़ार है अपने बचपन के दोस्त का भी, जो कि तकरीबन रोज़ ही इनके साथ ही दोपहर का खाना खाते हैं। दोनों ही उस उम्र में हैं जो कि इकट्ठा बैठने की और खूब सारी बातें करने की उम्र है। तो इनके ये ख़ास मित्र राम बाबू भी आ गए हैं आदर्श बाबू के पास। राम बाबू जो हैं ये स्कूल से रिटायर हुए हैं। ये स्कूल में जॉब करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी मुनासिब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस दिन का यही होता है कि कब दिन चढ़े और आदर्श बाबू के पास आके बैठें, खूब सारी बातें करें और इस तरह ही दिन गुजर जाए बातों बातों में। आदर्श बाबू को भी बस अपने कामों से शुरू से मुकम्मल होने के बाद इनको इंतज़ार होता है कि जैसे ही दोपहर हो तो कब राम बाबू आएँ और हम बैठ के खूब बातें करें। और इनके साथ साथ गुरुनाथ तो हर वक्त रहता ही है इनकी सेवक के लिए। अब समय हो जाता है इन बातों के साथ साथ दोपहर के खाने का। दोपहर का खाना खाते हैं इकट्ठे और उसके बाद अब बस टेक लगाए आराम से कुछ बातें भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी आँख भी झपका रहे हैं ताकि थोड़ा आराम भी कर लिया जाए, क्योंकि सुबह से उठे हुए हैं और काम में मसरूफ़ हैं। ये एक रूटीन इनकी चलती है जो कि हर रोज़ की तरह इस तरह सुबह का आगाज़ होता है और दोपहर आ जाती है। लेकिन कुछ दिनों से आदर्श बाबू की जो तबीयत है ये कुछ ठीक नहीं है
इनको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये इलाज भी करवा रहे हैं अपने ही गांव से। एक छोटा सा क्लिनिक है वहीं से, जिसको हम पहले के ज़माने का एक वैद्य खाना भी कह सकते हैं। एक वैद्य से ही अच्छा सा इलाज करा रहे होते हैं। इनको कुछ आराम तो आता है लेकिन मुकम्मल तौर पे अभी ठीक नहीं हो रहे होते। तो काफ़ी ज़ोर देते हैं राम बाबू के जाके आप क्यों ना रानीखेत से इलाज करवा लें, क्योंकि मैंने भी रानीखेत में ही सर्विस की है, बच्चों को पढ़ाया है सरकारी स्कूल में, तो मैं वहाँ जानता हूँ बहुत से ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, विलायती डॉक्टर जो कि अंग्रेज़ी सरकार के पढ़ाई से पढ़े हैं। उनके पास इसका इलाज ज़रूर होगा, आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आदर्श बाबू जो कि हम एक आम रूटीन में करते हैं कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा और ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, फिर भी इनके घर वाले, आदर्श बाबू के घर वाले, इनकी जो पत्नी होती हैं वो भी ये कहती हैं कि आप राम बाबू की बात मान क्यों नहीं लेते, आप एक बार जाके रानीखेत दिखा दें, दूरी कितना है, ये करीब ही तो वो शहर है। लेकिन बस आदर्श बाबू को कौन समझाए, वो तो चाहते हैं कि बस मैं अपनी इस खूबसूरत सी जगह से छोड़ के कभी भी ना जाऊं। इसी रूटीन में, इसी इलाकों में बस ज़िंदगी तमाम हो जाए और दिन के दिन इस तरह बीतते जाएं। यही समझ करते हुए, बातें करते हुए, समझाते हुए आज की शाम भी बस करीब पहुंच जाती है और जो सूरज की लाली है अब ढल रही है। खेतों से हो नीचे होते हुए, जंगलात से नीचे होते हुए अब ये आहिस्ता आहिस्ता से रात की तारीकी, रात का अंधेरा बस अब इनको घेरे में लेने के लिए है और रात का समय मुकम्मल हो जाता है। रात का समय मुकम्मल होने के बाद सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। आदर्श बाबू अपने घर पे, राम बाबू अपने घर पे और गुरुनाथ अपने घर में चला के आराम कर रहा होता है कि बस अब रात में सब अपने अपने जगहों पे मौजूद होते हैं। तो एकदम से हू हल्ला मच जाता है, शोर शराबा की आवाज़ आती है, तो आदर्श बाबू की भी आँख खुलती है। साथ में गुरुनाथ जो कि रहता है मज़दूरों के साथ ही, जो घर बने होते हैं उनके अंदर। तो ये सब बाहर आके देखते हैं तो पता लगता है कि जो इनका एक किसान था, एक इनका मज़दूर था, वो रात में जब बाहर गया टॉयलेट के लिए तो उसको एक बाघ ने घात लगाए जो बैठा था, हमला करके मार दिया और उसको लेके चला गया है नीचे जंगल की ओर। सब ये बात सुन के, ख़बर सुन के एकदम से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबके पाँव से ज़मीन निकल जाती है। हाँ, ये इलाका होता तो जंगलात से घिरा हुआ है सारा, रानीखेत का और आसपास का। यहाँ जंगली जानवरों का हर वक्त ख़तरा तो रहता है, इसलिए सब जो है वो एहतियात करते हैं कि रात को बाहर ना निकला जाए। लेकिन क्या करें, कभी मजबूरी में, परेशानी में बाहर निकलता ही पड़ता है। तो फिर भी जो जानवर होते हैं वो आबादियों से दूर रहते हैं इंसानों की। लेकिन कुछ ऐसे जानवर जो कि आदमखोर बन जाएं या भूख प्यास इतना मजबूर कर दे कि जो पेट है बस वो फिर देखे कि मैं इंसान को ही खा लूं, तो वो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। अब सब इस परेशानी के आलम में रात को सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी गांव होते हैं वो सबके दुख सुख एक होता है, सब एक दूसरे के साथ हर वक्त खड़े होते हैं, चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे दुख का मौका हो। तो अब सब यहाँ पे एक टीम बना के जाते हैं उस जंगल की ओर, लेकिन अंधेरा बहुत हो चुका होता है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ख़तरा भांपते हुए जो नौजवान होते हैं इस गांव के, जो किसान होते हैं, ये सब अब वापस आ जाते हैं कि चलो अब सुबह देखेंगे। ये सारी रात बेचैनी में गुजरती है, सब उसके घर के साथ ही रहते हैं क्योंकि उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते। गुरुनाथ कहता है आदर्श बाबू के कि आप चलें, आप आराम कीजिए। तो आदर्श बाबू भी अपनी सेहत को देखते हुए, थकावट को देखते हुए आ जाते हैं अपने घर। यहाँ राम बाबू भी परेशान होते हैं सबके लिए, वो भी अपने घर आ जाते हैं। लेकिन गुरुनाथ और बाकी सब जो नौजवान होते हैं, किसान होते हैं, ये उसी जो किसान जिसको बाघ ले जाता है उसके घर पे मौजूद रहते हैं कि चलो हम इन सब का सहारा बन सकें और सुबह देखें कि कैसे उसकी बॉडी को हम रिकवर कर सकते हैं। अब सुबह जब होती है तो सबसे पहले ये एक टीम बना के नौजवानों की जाती है उसी जंगल की ओर और किसी भी तरीके से उसकी बॉडी को रिकवर करके, जिसको आधे से ज़्यादा खा लिया होता है बाघ ने, ले आती है ऊपर अपने गांव की ओर। सब बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं उसके घर वालों के लिए, उस किसान के लिए, क्योंकि इनका प्यारा, इनका साथी, इनका भाई, इनका अजीज़ अब इनमें नहीं रहा, जो कि इन सब के साथ था कल रात तक।
लेकिन इस बाघ की वजह से अब ये अपने जीवन को खो बैठा था। इसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की जाती हैं और बस इस तरह से ये दिन मुकम्मल हो जाता है। तो आज दिन में तो आदर्श बाबू और राम बाबू को इकट्ठे बैठने का मौका नहीं मिल पाता, जो इनकी रूटीन होती है। तो अब ये शाम ढले इकट्ठे बैठे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो शाम है ये हो रही होती है और ये अपने आंगन में बैठे आदर्श बाबू और राम बाबू बस बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो हमारा दोस्त, हमारा प्यारा अब हमें नहीं रहा, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। वैसे ही आजकल के दौर में बीमारियां कितनी हैं और उसके ऊपर ये जो जंगली जानवर हैं ये एक अलग मसला है। तबीयत अभी भी आदर्श बाबू की ठीक नहीं होती और वो उसी तरह से खांस रहे होते हैं। तो राम बाबू उनको समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि मेरी बात मान लीजिए, आप एक बार रानीखेत जाके अपना इलाज करवा लीजिए। आज तो इनके साथ बैठा हुआ जो कि हुक्का बना रहा होता है गुरुनाथ, वो भी कहता है आदर्श बाबू को कि बाबूजी आज बात मान लीजिए, क्योंकि देखिए वाकई ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि कैसे एक प्यारा हमारा चला गया और हम तो चाहते हैं कि आपका साया हमारे सर पे हमेशा बना रहे। तो आप बात हमारी मान के एक बार इलाज करवा लीजिए रानीखेत। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपकी वहाँ खूब देखभाल करूँगा, सेवा करूँगा। तो आदर्श बाबू भी सोच विचार में पड़ जाते हैं और कहते हैं चलो सुबह बात करेंगे। फिर शाम ढले रात हो जाती है, सारे रूटीन के मुताबिक अपने अपने घरों को चले जाते हैं और सुबह फिर से आगाज़ होती है। वही सुबह का आगाज़, सुबह का दिन चढ़ता है। आदर्श बाबू उठते हैं और अपने खेतों का चक्कर लगा के, बाग का चक्कर लगा के गुरुनाथ के साथ अपने आंगन में आके बैठ जाते हैं और राम बाबू भी आ जाते हैं। राम बाबू इस बार पूछने नहीं आते, कहने नहीं आते कि आपने इलाज कराने जाना है। वो बताने आते हैं कि मैंने रानीखेत में एक अस्पताल में बात कर ली है, वहाँ पे इंतज़ाम कर दिया है, खूब आपका इलाज किया जाएगा और आपके बारे में सारी बात मैंने वहाँ पैगाम पहुँचा दिया है। आप अच्छे हो जाएंगे 2 हफ्ते में ही और फिर वापस आ जाएंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। गुरुनाथ कहता है ये तो आपने बहुत अच्छा किया राम बाबू, मैं भी जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, सामान बांध लेता हूँ ताकि मैं भी बाबूजी के साथ पहुँचूँ और उनका खूब ख्याल रखूँ। तो इस पे राम बाबू कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है गुरुनाथ, लेकिन वो जो इदारा है, वो जो अस्पताल है, वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे सेवक मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उनका सिस्टम इस तरह ही चलता है, उनका निज़ाम ऐसे ही चलता है। जब वापस आएंगे तो खूब इनका ध्यान रखना। ये आदर्श बाबू की जो पत्नी होती हैं वो भी अंदर से ये सब बातें सुन के खुश होती हैं कि चलो आदर्श बाबू अब इलाज कराने के लिए कोई सिग्नल्स दे रहे हैं और राज़ी हो रहे हैं। तो आदर्श बाबू कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम सबकी इतनी ख्वाहिश है तो मैं चला जाता हूँ, जाना कब है अब ये तो बताओ। तो कहते हैं आगे से राम बाबू के आज शाम की गाड़ी से ऐसा कीजिए आप चले जाएं, मैंने सारी बात कर ली है, आप वहाँ पहुँच जाइएगा, वहीं पे आपको रिसीव करने के लिए एक बंदा भी आ जाएगा। तो अब आदर्श बाबू अपना सामान गुरुनाथ के साथ बांधना शुरू कर देते हैं, साथ ही राम बाबू इधर ही मौजूद होते हैं। दोपहर का खाना इकट्ठा खा के अब शाम में निकलने की तैयारी होती है। अब जो सफ़र इनका होता है अपने गांव से लेके बड़ी मेन रोड तक, वो काफ़ी ऊंचा नीचा होता हुआ, जंगलात से होता हुआ जाता है और उसके बाद कोई कम से कम पौना घंटा 1 घंटे की दूरी के ऊपर ये मेन रोड आती है। तो गुरुनाथ साथ ही इस टाइम पे अपनी बैलगाड़ी को तैयार कर लेता है कि इनको अच्छे से बाबूजी को मेन रोड तक छोड़ के आ सके, गाड़ी में बिठा के आ सके और वापसी शाम से पहले ही कर सके, क्योंकि जंगली जानवरों का ख़तरा तो हर वक्त यहाँ बना ही रहता है और अभी 1 दिन पहले ही तो इनके एक प्यारे को बाघ ने मार डाला भी था। अब शाम से पहले पहले ये इंतज़ार में होते हैं कि जो आदर्श बाबू हैं इनको हम छोड़ के आएँ और गाड़ी में बिठा के वापस मैं टाइम से पहुंच जाऊं। गुरुनाथ सामान रखता है अपनी गाड़ी में। यहाँ आदर्श बाबू अपने घर वालों से मिलते हैं, राम बाबू से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और गुरुनाथ से मिल के अब बैठ जाते हैं अपनी बैलगाड़ी में और चल पड़ता है ये सफ़र नीचे मेन रोड की तरफ, उस बस स्टॉप की तरफ जहाँ पे बस इनको लेके जाएगी आगे रानीखेत तक के लिए। अब ये जो बैलगाड़ी है इसका सफ़र शुरू हो जाता है। दोनों बैल अटकेलियाँ खाते हुए, ठुमकते हुए चल रहे हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता अपने उसे कच्चे रास्ते की ओर
और पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में बस अब उसी लारी के स्टॉप पे, बस के स्टॉप पे, जहां से बस मिलेगी, लारी मिलेगी आदर्श बाबू को, और वो आगे रानीखेत के लिए जाएंगे। अब इंतज़ार है, हल्की हल्की सी शाम की लाली भी आने वाली है। यहाँ गुरुनाथ थोड़ा परेशान भी होता है कि शाम करीब है, बस मैं किसी भी तरीके से बाबूजी को गाड़ी में बिठा के तो फिर वापसी करूँ, क्योंकि कम से कम पौना घंटा 1 घंटा वापसी के लिए भी चाहिए और थोड़ी चढ़ाई भी है वापसी की तरफ। तो अभी ये सोच रहा होता है कि इसको हॉर्न बजाती हुई वो बड़ी सी लारी दिखाई देती है। ये इशारा करता है उस लारी को रुकने के लिए। लारी रुकती है, गुरुनाथ बाबूजी का सामान रखता है लारी में, इनको बिठाता है, अच्छे से इनको बिठा के इनको विदा करके अब वापसी की तैयारी करता है अपने गांव के लिए, बिथरा के लिए। शाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और अंधेरा भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने वाला है। गुरुनाथ अपनी बैलगाड़ी को थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँकता हुआ कोशिश करता है कि मैं किसी भी तरीके से बस जल्दी अंधेरे से पहले वापस पहुंचूं, क्योंकि दिल में डर होता है, एक तो अकेला हूं और ऊपर से साथ ये बैलगाड़ी का सफ़र जो कि आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन किसी भी तरीके से बस घर में पहुंच जाऊं खैरियत के साथ। ये सब सोचते हुए, कुछ साथ साथ प्रार्थना करते हुए ये अपना सफ़र मुकम्मल करके गुरुनाथ अब पहुंच जाता है अपने गांव बिथरा, और गाड़ी को खड़ी करके आदर्श बाबू के घर में अपने बैलों को सही तरह से बांध के ये पहुंच जाता है अपने घर, और रात का समय सोने का समय हो जाता है। नई सुबह का आगाज़ होता है, उस तरह दिन निकल आता है और राम बाबू आते हैं आज अपने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन दोस्त तो यहाँ मौजूद नहीं जिनको राम बाबू भेज चुके हैं अपने शहर रानीखेत इलाज के लिए। राम बाबू संदेशा लेके आए हैं, पैगाम लेके आए हैं इनकी पत्नी के लिए, आदर्श बाबू की पत्नी के लिए, कि वो खैरियत से वहाँ पहुँच गए हैं और अस्पताल में इनको कमरा मिल गया है, इनका इलाज शुरू हो गया है, कोई चिंता की परेशानी की बात नहीं है। ये न्यूज़ सुन के, ख़बर सुन के जो पत्नी होती हैं आदर्श बाबू की, ये भी सुकून में आती हैं, इनको अच्छा लगता है। और गुरुनाथ भी जो वहाँ मौजूद होता है, जिसकी नज़रें होती हैं राम जी की तरफ कि ये कब ये सुनाएं कि बाबूजी खैरियत से पहुँच गए, तो गुरुनाथ भी ये सुन के बहुत खुश होता है और उसके दिल को भी तसल्ली होती है कि चलो अब बाबूजी वहाँ पहुँच तो गए और उनका भले चंगे से इलाज हो जाएगा। दिन और समय इस तरह गुजरते हैं और ये 1 से 2 हफ़्ते का टाइम जो इलाज होता है आदर्श बाबू का, ये मुकम्मल हो जाता है रानीखेत में। उनको वहाँ पे अच्छी अपनी तबीयत महसूस हो रही होती है और ये पैगाम मिलता है इनको राम बाबू को अब आदर्श बाबू वापसी की तैयारी में हैं और ये अब 2 हफ़्ते गुजरने के बाद, अपना इलाज मुकम्मल करने के बाद बिल्कुल ठीक हैं और अब वापसी की तैयारी करेंगे। तो कल ये उसी बस स्टॉप पे वापस पहुँच जाएंगे। यहाँ से जो स्टाफ है अस्पताल का, इनको रवाना कर देगा लारी पे, बस पे, और ये उसी अपने गांव बिथरा के स्टॉप पे पहुँच के तो फिर अपने गांव आ जाएंगे। ये न्यूज़ खुश करती है राम बाबू को। राम बाबू सुन के खुश होते हैं और पहुंचते हैं सीधा आदर्श बाबू के यहाँ और उनकी पत्नी को ये खबर बताते हैं कि कल जो है वो आदर्श बाबू वापस आ रहे हैं। गुरुनाथ भी पहुंच जाता है इनके पास और सुनता है और खुश होता है कि चलें ठीक है, मैं इसका मतलब है कि दोपहर में ये गाड़ी वापस का आती है, इसका टाइम होता है, तो मैं अपने बैलों को पहले ही तैयार कर लूँगा, गाड़ी को तैयार कर लूँगा और पहुँच जाऊँगा अपने आराम से स्टॉप पे। दोपहर में इनको रिसीव करके और फिर ले आऊँगा बाबूजी को ऊपर गांव में। गुरुनाथ को इस बात से तसल्ली ये होती है कि जाती वक्त तो जो गाड़ी का टाइम होता है वो शाम का था, उस वक्त थोड़ा ख़तरा भी था, लेकिन वापसी की बारी दोपहर में आएगी लारी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आराम से सफ़र तय हो जाएगा और मैं घर आने के बाद भी शाम का समय मौजूद होगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अगली सुबह होते ही आज तो आदर्श बाबू ने आना है और सब चीज़ों की तैयारियां हैं। राम बाबू भी खुश हैं, यहाँ गुरुनाथ भी खुश है और आदर्श बाबू के घर वाले तो खुश हैं ही, और बाकी सब गांव वाले भी, उनके मज़दूर मुलाजमीन के भले चंगे हो के इलाज करवा के बाबूजी अब वापस आ रहे हैं। अब गुरुनाथ अपने बैलों को तैयार करके, गाड़ी को तैयार करके सुबह ही चल पड़ा है नीचे स्टॉप की ओर और वहाँ पहुँच के अब इंतज़ार कर रहा है बाबूजी का कि कब लारी आए दोपहर के लगभग, और फिर मैं उनको लेके ऊपर जाऊँ।
इंतज़ार करते करते समय थोड़ा बीतता जाता है, दोपहर भी आ जाती है, लेकिन लारी का कुछ पता नहीं लगता। जो लारी है, जो बस है, ये दूसरियाँ तो गुज़रती हैं, दूसरी बसें और लारी तो गुज़रती है, लेकिन जो बाबूजी वाली लारी है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब इंतज़ार बढ़ता रहता है और यहाँ पीछे राम बाबू भी और आदर्श बाबू के घर वाले ये भी परेशान होते हैं कि क्या बात है, अभी तक गुरुनाथ वापस नहीं लेके आया बाबूजी को। तो ये ख़ुद समझ जाते हैं कि इस दौरान इन दिनों में अमूमन देर हो जाती है, देर सवेर लारी में हो भी जाती है, क्योंकि बस निकलते हुए कहीं किसी स्टॉप पे कोई ना कोई देर सवेर हो जाती है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन अब तक आ भी जाना चाहिए था तो बेहतर था। यहाँ नीचे बस स्टॉप पे गुरुनाथ अपने बैलों के साथ मौजूद होता है और नज़रें टिकटिकी लगाए उसी रास्ते पे जहाँ से लारी आनी है। हर लारी को गुज़रते देखता है कि कौन सी लारी रुकेगी, लेकिन बहुत सी बसें रुकती भी हैं और उसमें आदर्श बाबू होते नहीं हैं। अब समझ नहीं पा रहे होते कि ये मसला क्या है। मैं यहाँ से अकेला जा भी नहीं सकता, पीछे बाबूजी आ गए तो, और क्या कहूँगा सब घरों को, राम जी को क्या कहूँगा, बाकी सबको क्या कहूँगा। तो मैं इंतज़ार करता हूँ, हो सकता है कि कोई लारी में कोई मसला ना हो गया हो, कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। अब शाम का वक्त हुआ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा जो है वो छाना शुरू हो जाता है। जो बस अड्डा होता है वहाँ पे नीचे कोई इंतज़ाम तो होता नहीं, बस एक बस के रुकने की जगह ही होती है, वो भी बराए नाम। ये वहाँ बैठा अब गुरुनाथ इस अंधेरे से खौफ से थोड़ा थोड़ा सहम भी रहा होता है, थोड़ा थोड़ा डर भी रहा होता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं इस तरह वापस जा भी नहीं सकता, और वहाँ पे अगर जाऊँ तो पीछे बाबूजी आ जाएं तो कैसे हो वहाँ पे वापस आएंगे। ये समझ नहीं पा रहा होता कि अब इसको क्या करना चाहिए। इसकी इसी सोच में अब ये देखता है कि दूर से कुछ बस कोई लारी चलती आ रही है और उसकी लाइटें अब सड़क के ऊपर इनको आती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि अंधेरा अब हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता सारी लाली छा चुकी है। यहाँ पीछे राम बाबू भी और बाकी गांव वाले भी परेशान हैं कि माजरा क्या है। तो वो राम बाबू कहते हैं बाकी मज़दूरों को, आदर्श बाबू के मज़दूरों को, कि तुम लोग जो जाके देखो कि आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वो सब 5 से 6 अट्टे-कट्टे जो मज़दूर होते हैं बाबूजी के लिए और गुरुनाथ के लिए परेशान होते हैं कि कोई हादसा तो नहीं हो गया इनको रास्ते में, कहीं जंगली जानवर तो नहीं कोई मिल गया। वो अपनी मशालें जलाए चल पड़ते हैं पैदल ही नीचे स्टॉप की ओर, मेन रोड की तरफ। यहाँ गुरुनाथ देखता है कि एक बस आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप के पास आहिस्ता हो गई है। करते करते वो उसके स्टॉप पर रुकी जाती है और जैसे ही अंदर झाँक कर देखता है तो बाबूजी उसी में मौजूद होते हैं। गुरुनाथ का इंतज़ार इतना लंबा, जो पूरी दोपहर से गुज़रता हुआ, शाम से गुज़रता हुआ, अब इसकी आंखों को करार आता है, चैन आता है, सुकून मिलता है बाबूजी को देख के। बाबूजी भी देख के इसको खुश होते हैं, उतरते हैं, गले लगाते हैं। ये प्रणाम करता है गुरुनाथ और मिलता है उनसे, तबीयत के बारे में पूछता है तो बताते हैं बाबूजी हाँ तबीयत बिल्कुल ठीक है, चलो काफ़ी देर हो गई अब चलें। अब ये सफ़र शुरू करते हैं ऊपर गांव की तरफ अपनी बैलगाड़ी में। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चलते हैं और पहुंच रहे हैं आगे गांव की ओर। गुरुनाथ कोशिश करता है कि बैलों को जल्दी से हाँके, उनको आवाज़ें लगाता है, छड़ी से मारता है कि जल्दी स्पीड हो, लेकिन अंधेरा हो चुका है और मसला भी है। जो लालटेन लटकाने की जगह होती है बैलगाड़ी में उसको भी जला लेता है ताकि रोशनी भी थोड़ी हो जाए और मसला अंधेरे का ना हो। तो गुरुनाथ पूछ रहा है बाबूजी से, बाबूजी क्या हुआ कि जो लारी थी वो तो दोपहर में आनी थी, आप देर कैसे हो गई। तो बताते हैं आदर्श बाबू के बस क्या कहें, पहुंचना तो टाइम से ही था लेकिन बीच में लारी ख़राब हो गई और उसमें हमारे 3 से 4 घंटे निकल गए, इसलिए देर हो गई, नहीं तो हम टाइम से ही पहुंच जाते। वहाँ जो 5 से 6 लोगों की टीम रवाना हुई होती है वो अपनी मशालें लिए अभी नीचे उतर रहे हैं। वो देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई सुराख मिल जाए, कोई मसला ना हो गया हो, कोई परेशानी ना हो गई हो, लेकिन उनके अभी दिल में खदशात ही होते हैं और बस चलते आ रहे होते हैं नीचे बस स्टॉप की ओर। यहाँ आदर्श बाबू और गुरुनाथ बातें करते करते अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं अपने गांव की ओर। जो डर होता है गुरुनाथ का इस अंधेरे का, अब बाबूजी की मौजूदगी से, इनके आने से, इनको देखने से वो दूर हो गया है और खुश है गुरुनाथ कि चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी बातें करते करते
एकदम से जो बैल होते हैं रुक जाते हैं। गुरुनाथ उन्हें हाँकने की कोशिश करता है। बाबूजी आंखें बंद किए पीछे बस लेटे होते हैं। तो गुरुनाथ जब देखता है कि वजह क्या है, वो थोड़ा आगे बढ़ता है बैलगाड़ी के ऊपर। जब आता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल गाय बाघ, एक बड़े मुंह वाला ये ख़तरनाक ये खौफनाक जानवर, बड़े दांत लिए, राल टपकाए, इसके बैलों की ओर बस देख रहे हैं। बस ये नज़ारा देख के तो गुरु की आवाज़ ही बंद जाती है। ना वो हिल पाता है, ना वो कोई हरकत कर पाता है, क्योंकि ये बैठा है बैलगाड़ी में। इसके आगे बस सामने ही ये दो बैल हैं और कुछ ही फुट की फासले पे ये बड़ा सा एक जानवर, जंगली जानवर जिसकी नीयत और इरादा बिल्कुल ठीक नहीं है, जो पहले इनके एक प्यारे को खा चुका है, अंधेरा होते ही निकल आया है अपने इलाके में बदमाशी के लिए, खून खराबे के लिए, खाने के लिए, जो कि लपकना चाहता है इनके ऊपर। यहाँ बाबूजी आदर्श बाबू पूछते हैं गुरुनाथ से कि क्या हुआ, कि वजह क्या है, क्यों गाड़ी रुक गई। उनकी आंखें भी बंद हैं, उनको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं। तो गुरु बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। खौफ ने इसको जकड़ लिया होता है, इसके पाँव को, इसकी ज़बान को ऐसे पकड़ लिया होता है कि बस ये समझ नहीं पा रहा होता। यहाँ आदर्श बाबू जब आँख खोल कर देखते हैं कि वजह क्या है, गुरु भी बोल नहीं रहा और ना बैल चल रहे हैं, तो जैसे ही उनको एक ज़ोरदार गुर्राहट की आवाज़ आती है तो आदर्श बाबू को भी पसीना आ जाता है। उनकी आंखें खुलती हैं, वो फ़ौरन उठ के देखते हैं तो वही सामने एक बड़ा सा बाघ, बड़ा सा टाइगर, जो उनके बैलों की ओर, गुरु की ओर देख रहा है और बस हमला करने के लिए तैयार ही है। गुरु में थोड़ी सी हिम्मत आती है, वो किसी भी तरीके से अब अपने हवास जो है वो वापस पकड़ता है, अपने सेंस में वापस आने की कोशिश करता है। वो दूर से ही उसको छरी से हिलाता है, हैया हैया की आवाज़ें निकालता है कि किस तरह इसको यहाँ से भगाए। जो वो कोशिश कर सकता है वो करता है, लेकिन वो बाघ आगे बढ़ता हुआ एकदम से इनके बैल के ऊपर हमला करता है। बैल जो इसको वापसी एक हमला करते हुए अपना सर हिलाता है तो एकदम से बाघ पीछे होता है। यहाँ पीछे जो गाड़ी में आदर्श बाबू और गुरुनाथ होते हैं, ये भी एकदम से डर के खौफ के मारे जो गाड़ी के अंदर गिरते हैं। जब बाघ देखता है कि एकदम से बैल ने तो मुझे इस तरह से धक्का दिया है, उसका निशाना फ़ौरन उसी गाड़ी के ऊपर होता है, जो कि गाड़ी के अंदर जो दो इंसान बैठे हैं उनके ऊपर होता है। बाघ अपने पंजों से गुरु के ऊपर, आदर्श बाबू के ऊपर हमला करते हुए इनको पकड़ता है, इनको नोचता है। बस ये एक क़यामत का मंज़र होता है गुरु के लिए और आदर्श बाबू के लिए कि करें तो क्या करें। कभी बाघ इनके ऊपर हमला कर रहा होता है, कभी बैलों के ऊपर हमला कर रहा होता है। गुरु को ये पता होता है कि आदर्श बाबू की सुरक्षा इसकी ज़िम्मेदारी है। ये अपना कर्तव्य निभाता हुआ ये फ़ौरन से आगे बढ़ता है अपनी डंडी के साथ। उस डंडी का सहारा होता है जिसे ये हाँकता है बैलों को और ज़ोरदार मारने की कोशिश करता है उसके मुंह के ऊपर, बाघ के ऊपर। वो बाघ इस छड़ी से कहाँ असर लेता है, लेकिन उसको आइडिया हो जाता है कि ये गुरु ही अब जो है वो मुझ पे हमला कर रहा है, तो मैंने इसको ही पकड़ना है। ये कुर्बानी का मौका होता है गुरु के लिए। गुरु आगे हो जाता है आदर्श बाबू को पीछे करता हुआ, फ़ौरन उसके ऊपर जो लपकता है, तो जैसे ही लपकने की कोशिश करता है वो बड़ा सा बाघ अपने पंजों में पकड़ता हुआ, अपने जबड़ों में पकड़ता हुआ गुरु को पकड़ के खींच के उधर भाग जाता है जंगल की ओर। यहाँ आदर्श बाबू बस अपनी ज़बान इनकी बंद हो जाती है इस खौफ के मारे। इनको यकीन नहीं आ रहा होता कि जो इनके साथ हादसा एकदम पेश आता है। इनको बस एकदम से सख्ता तारी हो जाता है। ये वहीं बैठे होते हैं। यहाँ बैल जो है अपनी जगह पे खड़े होते हैं, वो भी बस एकदम से घबराए होते हैं। इसी दौरान पीछे से जो टीम आ रही होती है इनके गांव से नौजवानों की, वो मशाले लेते हुए ये देखते हैं, नज़ारा देखते हैं कि बैलगाड़ी खड़ी है, कोई ना कोई मसला है। वो फ़ौरन भागते हुए, दौड़ते हुए इन तक पहुंचते हैं और तो सारा नज़ारा बता देता है कि खून के निशान गाड़ी के अंदर और उस कच्चे रास्ते के ऊपर। तो आदर्श बाबू बताते हैं कि बाघ उसको हमला करके ले गया है। ये रात का समय होता है तो और तो कुछ किया नहीं जा सकता। वो सारे नौजवान इस गाड़ी में बैठ के आदर्श बाबू को खैरियत से फ़ौरन पहुंचा देते हैं इनके घर। इनके घर पहुंचने पे पता लगता है कि किस हादसे से, किस मुश्किल से आदर्श बाबू और गुरुनाथ गुजरे हैं, और गुरुनाथ तो इनके दरमियान अब बीच में रहा भी नहीं। एक क़यामत का मंज़र, ये दुख में सारा गांव मौजूद होता है। सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं जब इनको पता लगता है कि गुरु को बाघ लेके आए। यहाँ राम बाबू भी पहुँचते हैं, आदर्श बाबू से मिलते हैं और उनको भी यकीन नहीं आ रहा होता कि
ऐसी घटना इनके साथ हो गई है। एक बहुत अफसोसदार वाक़या जो कि इन सब के लिए क़यामत से कम नहीं होता। सुबह होते ही ये सबसे पहले पूरी टीम जो है वो तलाश करती है गुरु को। गुरु की बॉडी को ढूँढने के लिए नौजवान जाते हैं और उसकी बॉडी को रिकवर करके लेके आते हैं। उसकी आखिरी रसूमात को मुकम्मल किया जाता है। लेकिन आदर्श बाबू बहुत दुखी हैं और यहाँ राम बाबू भी बहुत दुखी हैं कि कैसे ये रात होने से, लारी के देर होने से अंधेरा हुआ और बाघ को अपना हमला करने का मौका मिला और इनका प्यारा गुरुनाथ अब इनके दरमियान नहीं रहा। तो नाजरीन, आपने देखा कि गुरुनाथ कैसे अपने कर्तव्य निभाते हुए कुर्बानी देता है अपने बाबूजी के लिए और उनकी जान को बचाता है। जो मुश्किलात ये गांव वाले सब देखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। आपके प्यार का शुक्रिया। ख्याल रखिए। गुड डे।